हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे थे हमारे पर्यावरण के प्रति अभिरुचि फिजिकल साइंस चैप्टर 1, जिसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए थे। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा ऊर्जा। तो आज हम लोग ऊर्जा स्टार्ट करेंगे, ठीक। लेकिन ऊर्जा स्टार्ट करने के पहले पिछले वीडियो से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, देखते हैं कि कौन बता पाता है किसमें ज्यादा है दम। रुको जरा, शरीर का दम नहीं दिखाना है भाई, दिमाग का दम दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। किस गैस के कारण सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। फिर से आप लोग पास 5 सेकंड का समय, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। 5 4 3 2 1 0 टाइम अप। इसका आंसर होगा CO2। जी हाँ, तो CO2 के कारण सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन है CH4, CO2, N2O, N2। फिर से 5 सेकंड का समय आप लोग पास, जल्दी से बोलिए। 5 जल्दी। इसका आंसर होगा N2। ठीक है, N2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक जो आज का था ऊर्जा के बारे में। अच्छा, आप लोग को ये पता है क्या कि हम लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड का क्या नाम है। उस ब्रह्मांड का नाम है आकाशगंगा मिल्की वे। तो इसी तरह इस संसार में न जाने कितने सारे ब्रह्मांड होंगे और सभी ब्रह्मांडों में ऊर्जा का कुछ स्रोत होगा। ठीक उसी तरह हमारे ब्रह्मांड मिल्की वे आकाशगंगा में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो हमारे आकाशगंगा में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। और हमारे आकाशगंगा का ही एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, जिस पर हम लोग वास करते हैं। इस पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। यानी कि पृथ्वी पर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है मुख्य रूप से, तो सूर्य से प्राप्त होता है। तो ये बात क्लियर हो गया कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। तो सूर्य से हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है। तो सूर्य से हम लोगों को जो ऊर्जा प्राप्त होता है उस ऊर्जा को हम लोग किस रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो उस ऊर्जा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं सौर ऊर्जा के रूप में। सौर ऊर्जा के रूप में। तो सूर्य में ऊर्जा वो कहाँ से आता होगा। तो क्या है कि सूर्य में 2 गैसें पाई जाती है। वो गैसें हैं हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। वो गैसें हैं हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 गैसें पाई जाती है। अब सूर्य के अंदर क्या होता है कि नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन क्या है, ये आप लोग रेडियो एक्टिव में पढ़िएगा, रेडियो सक्रियता में पढ़िएगा कि 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो होते हैं वो एक साथ मिलकर एक भारी न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। और भारी न्यूक्लियाई का जब निर्माण करते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की सृष्टि होती है। तो सूर्य में ऊर्जा का वही एक स्रोत है। मतलब उसी माध्यम से नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य के अंदर ऊर्जा जो है आता है, ठीक। यानी कि सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन क्या है, छोटे छोटे न्यूक्लियाई, छोटे छोटे परमाणु एक साथ मिलकर एक भारी परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलता है, ठीक। तो ये सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य में ऊर्जा कैसे मिलता है, नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन क्या है आप लोगों को बता दिए। छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियाई का निर्माण करेंगे, जिसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। छोटे छोटे न्यूक्लियाई जैसे सूर्य में पाया जाता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अन्य छोटे हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या करेगा, एक भारी न्यूक्लियाई हीलियम का निर्माण करेगा। और उसके फलस्वरूप क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। और वही ऊर्जा सूर्य हम लोग को क्या करता है, गिफ्ट के रूप में देते हैं। तो सूर्य हम लोग को ऊर्जा देते हैं कि कैसे रूप में, सौर ऊर्जा के रूप में। तो ये तो बात क्लियर हुआ। इसके बाद अब इस सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो अलग अलग कामों में सौर ऊर्जा का उपयोग हमारे पृथ्वी पर होता है। जैसे कि सौर ऊर्जा का फेमस उपयोग आप लोगों को पता है, प्रकाश संश्लेषण, जो हमारे पेड़ पौधे करते हैं। तो पेड़ पौधे जो है सौर ऊर्जा का उपयोग किसमें करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये आप लोगों को पता होगा, क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य के ऊर्जा को प्राप्त कर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये तो पहला एक उपयोग हुआ। दूसरा उपयोग, हम मनुष्य सौर ऊर्जा का उपयोग अलग अलग कामों में करते हैं। जैसे सौर ऊर्जा से बिजली बनाया जाता है,
सौर ऊर्जा से जल को गर्म किया जाता है, सौर ऊर्जा से हम लोग भोजन को बनाते हैं। तो ये सभी काम है सौर ऊर्जा का उपयोग। तो क्या क्या उपयोग हुआ? सबसे पहला उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश की क्रिया में। दूसरा उपयोग क्या हुआ? विद्युत धारा उत्पन्न करने में तीसरा उपयोग भोजन पकाने में और चौथा उपयोग जल गर्म करने में। और भी बहुत सारे उपयोग है, अगर वो सभी उपयोग को अगर गिनवाने लगेंगे तो बस उपयोग में ही सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इतना में हम लोग जा नहीं रहे हैं, जितना जरूरत है आप लोगों को उतना बता रहे हैं। तो ये सब सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं। अब क्या होता है कि उपयोग के आधार पर अब ऊर्जा को डिवाइड कर दिया गया है। अब वो ऊर्जा क्या क्या है? एक है गैर, इसको हम मिटा ले रहे हैं पहले। तो डिवाइड किया गया है, वो कैसे डिवाइड किया गया है? तो सबसे पहला है एक तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत या फिर गैर नवीकरणीय, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कैसा स्रोत है? तो इसमें क्या होता है कि वे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। वे ऊर्जा के स्रोत जिनका एक बार अगर हम लोग उपयोग कर लेंगे फिर से दोबारा से उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, उस तरह के ऊर्जा के स्रोत को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। याद रहेगा, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं? वे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं उन्हें कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। लिख रहे हैं हम वे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। और ये जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है ये खत्म नहीं होता है। जैसे अब कौन कौन सा ऊर्जा का स्रोत जो होगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होगा, तो वे होंगे सबसे पहला ही है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सबसे पहला होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या खत्म होगा? जब तक इस पृथ्वी पर सन है तब तक सौर ऊर्जा हम लोगों को मिलता ही रहेगा। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी हम लोग कभी पृथ्वी पर खत्म होने वाला नहीं है। इसके बाद ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ज्वारीय ऊर्जा हुआ, ये कभी ऊर्जा के स्रोत जो है वो कभी भी खत्म होने नहीं वाले हैं और इनका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार अगर सौर ऊर्जा का उपयोग कर लिए तो दोबारा हम लोगों को सन जो है नाराज हो जाएंगे, हम लोग को ऊर्जा देंगे नहीं, ऐसा बात नहीं है। सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। ठीक, तो जिन ऊर्जा का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं उन्हें कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। याद रहेगा। तो ये हुआ नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। मिटा रहे हैं इसको, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत 2 नंबर, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बोलो या फिर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, बात एक ही है। या फिर गैर नवीकरणीय
ऊर्जा के स्रोत भी इसको बोल सकते हैं। तो क्या होता है ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत? तो उसमें जैसे हम लोग क्या पढ़े थे कि वे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं उन्हें कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। इसमें क्या होगा, ठीक उसका ऑपोजिट। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग केवल हम लोग एक ही बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। लिख रहे हैं हम वे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे क्या क्या होगा, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब के सब क्या है, लकड़ी, ये सब के सब क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। इन सबका हम लोग बार बार उपयोग नहीं कर सकते। कोयला अगर एक बार जल जाएगा तो उसको फिर से हम लोग क्या दोबारा जला पाएंगे? नहीं। पेट्रोल अगर एक बार कार में या फिर बाइक में अगर भराएंगे तो दोबारा, अगर वो एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा उसको वापस ला पाएंगे? नहीं। अगर वापस लाते तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं रहता। हम लोग कभी पेट्रोल भरने ही नहीं जाते, आराम से केवल एक ही बार भरते, उसके बाद काम चल जाता। ठीक, तो इन सब का उपयोग हम लोग केवल एक ही बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। एक बार अगर खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग को दोबारा से उतना अमाउंट में लेकर आकर हम लोग को ईंधन जो है उस रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। अब क्या है कि इनमें से कोयला, लकड़ी, ये डीजल वगैरह, इन सब से क्या होता है कि ये सब हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। अच्छा, एक और भी है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, यूरेनियम भी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यूरेनियम बोलो या फिर प्लोनोमियम, ये सब भी क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। और इन सब से क्या किया जाता है, परमाणु बम बनाया जाता है। वही परमाणु बम जो हिरोशिमा पर फेंका गया था अमेरिका के द्वारा। तो ये सब क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और ये हमारे वातावरण के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होते हैं। जैसे कि आपको अभी पता है कि जो परमाणु बम ये जापान के ऊपर, जापान की हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया था, जिसके कारण अभी भी वहाँ के जो बच्चे हैं वो विकलांग जन्म होते हैं और तरह तरह की उनमें ये बीमारियां वगैरह होता है। तो ये है क्या हम लोग का अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अब हम लोग आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो थे, जैसे सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, वे सब कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। सौर ऊर्जा के बारे में, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो हम लोगों को पता है किससे मिलता है, सूर्य से मिलता है। सौर ऊर्जा किससे मिलता है, हम लोगों को सूर्य से मिलता है। सूर्य से मिलता है सौर ऊर्जा। अब तो सूर्य तो हम लोग को ऊर्जा देता है, सौर ऊर्जा। तो अब उस सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे एक क्या होता है, सोलर प्लेट होता है। सोलर प्लेट, ठीक है, एक सोलर प्लेट होता है। वो किससे बना रहता है, वो बना रहता है सिलिकॉन से। सोलर प्लेट जो होता है वो किससे बना रहता है, सोलर प्लेट बना रहता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े से, सिलिकॉन के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े जिनको हम लोग बोलते हैं सोलर कोर्स। सिलिकॉन के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े जिनको हम लोग बोलते हैं सोलर कोर्स या फिर सोलर सेल भी बोलते हैं, सोलर कोर्स भी बोलते हैं। तो इन बहुत सारे छोटे छोटे सिलिकॉन के टुकड़े को एक संग ज्वाइंट कर क्या किया जाता है, एक बड़ा सा प्लेट बनाया जाता है। उस प्लेट को हम लोग बोलते हैं सोलर प्लेट। कैसा होता है बता रहे हैं। तो सोलर जो प्लेट होता है वो कुछ बहुत सारे छोटे छोटे सिलिकॉन के टुकड़े होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सिलिकॉन के टुकड़े होते हैं।
वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर एक बड़े से प्लेट का निर्माण करते हैं। उस बड़े से प्लेट को हम लोग बोलते हैं सोलर प्लेट। उस बड़े से प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस बड़े से प्लेट को हम लोग बोलते हैं सोलर प्लेट। ठीक है, तो सोलर प्लेट किससे बना रहता है? सोलर प्लेट बना रहता है छोटे छोटे सिलिकॉन के टुकड़े से, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? सोलर कोर्स कहते हैं। सोलर कोर्स किसे कहते हैं? सोलर प्लेट के अंदर सिलिकॉन के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग सोलर कोर्स कहते हैं। अच्छा, अब ये सोलर कोर्स सिलिकॉन एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो वो मटेरियल क्या रहता है? वो मटेरियल रहता है एल्युमिनियम। क्या रहता है वो मटेरियल? वो मटेरियल रहता है एल्युमिनियम। किसके द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है? वो एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है एल्युमिनियम के द्वारा। किसके साथ जुड़ा रहता है एक दूसरे के साथ? एल्युमिनियम के द्वारा। सिलिकॉन से बना रहता है और जुड़ा रहता है किसके द्वारा? एल्युमिनियम के द्वारा। याद रहेगा, सिलिकॉन से बना रहता है और जुड़ा रहता है एल्युमिनियम के द्वारा। और तो ये होता है क्या? सोलर प्लेट। अब ये सोलर प्लेट क्या करता है? ये सोलर प्लेट सौर ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। सोलर प्लेट क्या करता है? सोलर प्लेट सौर ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। ये बात याद रहेगा, सोलर प्लेट क्या करता है? सौर ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। और वो विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं? तो जो विद्युत ऊर्जा होता है, ये मान लीजिए कि सोलर प्लेट है, ठीक, तो सोलर प्लेट सौर ऊर्जा को बदल दिया किसमें? विद्युत ऊर्जा में। और उस विद्युत ऊर्जा को हम लोग जाकर एक इकट्ठा किए कहाँ पर? एक बैटरी में। कहाँ पर इकट्ठा किए? एक बैटरी में। बैटरी में विद्युत ऊर्जा कहाँ पर इकट्ठा किया? एक बैटरी में। तो सोलर प्लेट सौर ऊर्जा को बदल दिया विद्युत ऊर्जा में, और वो विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा किया हम लोग इस बैटरी में। और इस बैटरी के द्वारा हम लोग अपने घर के अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कनेक्ट कर चालू करते हैं, जैसे कि फैन, टीवी, बल्ब। तो ये उपयोग होता है सोलर प्लेट का। सोलर प्लेट क्या करता है? सौर ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा से हम लोग अपने घर का अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज करते हैं। ये सभी चीज आप लोग गांव देहात वगैरह में देखी होंगी, या फिर स्ट्रीट वगैरह में भी देखे होंगे। आजकल इसका उपयोग बहुत, मतलब जो गवर्नमेंट वो काफी ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है सोलर प्लेट को यूज करने से। सोलर प्लेट यूज करने से बहुत ज्यादा हम लोगों को लाभ ही है। क्या है कि हम लोगों का जो वातावरण इतना ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उससे बचा जा सकता है। हमारा एक एयरपोर्ट है, कोची एयरपोर्ट, वो क्या किया है? वो अपने पूरे एयरपोर्ट के आसपास के एरिया को ही सोलर प्लेट में कन्वर्ट कर दिया है। और उससे क्या कर रहा है कि मतलब काफी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक उपयोग ये उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण उसका काफी ज्यादा पैसा जो पहले खर्च हो जाता था इलेक्ट्रिक के कारण, वो अब सेव हो रहा है। तो ये हम लोगों का सोलर प्लेट। इसके बाद तो सोलर प्लेट क्या किया? सौर ऊर्जा को बदल दिया किसमें? विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद होता है, इसको मिटा रहे, सोलर प्लेट समझ में आया। इसके बाद अच्छा, ये काफी ज्यादा महंगा भी होता है। सोलर प्लेट जो क्या होता है? काफी ज्यादा महंगा होता है। इसके बाद एक यंत्र है जिसका नाम है सोलर थर्मल रूट। यंत्र का क्या नाम है? यंत्र का नाम है सोलर थर्मल रूट। ये सोलर थर्मल रूट क्या करता है? सूर्य के विकिरण ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है। सूर्य के विकिरण ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है उष्मीय ऊर्जा में। सोलर थर्मल प्लेट जो वो क्या करता है? सूर्य के विकिरण ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है। यह एक ऐसा यंत्र है जो सूर्य के विकिरण ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? सूर्य के विकिरण ऊर्जा को बदल देता है उष्मीय ऊर्जा में। तो ये हम लोग का सोलर थर्मल रूट। अब हम मिटा रहे हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। तो पवन ऊर्जा क्या है? देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पवन मतलब हवा। तो हवा जब बहती है तो हवा की जो गतिज ऊर्जा होती है वही पवन ऊर्जा कहलाती है। ठीक, बहती हुई हवा की गतिज ऊर्जा ही पवन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर
बहती हुई हवा की गतिज ऊर्जा ही पवन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जो हवा बहती है उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वही पवन ऊर्जा कहलाती है। अब इस पवन ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं किसमें? इस पवन ऊर्जा को हम लोग बदल देते हैं यांत्रिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में। तो पवन ऊर्जा को किसमें रूपांतरित किया जाता है? तो पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। किया जाता। तो क्या कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि यंत्र है जो क्या करता है? पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है, रूपांतरित करता है। जिस तरह हम लोग पहले पढ़े हैं कि एक सौर प्लेट है जो क्या करता है? सौर ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। उसी तरह एक यंत्र है, उस यंत्र का नाम है पवन चक्की। यंत्र का नाम क्या है? पवन चक्की। ये पवन चक्की क्या करता है? पवन चक्की पवन ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा बोले, बात एक ही है। पवन चक्की जो है पवन ऊर्जा को बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में। याद रहेगा, पवन चक्की क्या करता है? पवन ऊर्जा को बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में। पवन चक्की क्या है? यह एक ऐसा यंत्र है जो पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो पवन चक्की क्या करता है? पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब इसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ज्वारीय ऊर्जा क्या है? कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है? क्या होता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप समुद्र का जल हमेशा तरंग के रूप में ऊपर नीचे उड़ता रहता है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप समुद्र का जल हमेशा तरंग के रूप में ऊपर नीचे उड़ता रहता है। ठीक, तो इसी जब ऊपर नीचे उड़ता है तो इसी को हम लोग कहते हैं ज्वार भाटा। और ज्वार तो हमेशा जल गुरुत्वाकर्षण के कारण हमेशा जल के तल में जो विभिन्नता उत्पन्न होता है उस विभिन्नता के कारण ही उत्पन्न होता है क्या? ज्वारीय ऊर्जा। ठीक, विभिन्नता के कारण ही क्या उत्पन्न होता है? ज्वारीय ऊर्जा। तो क्या किया जाता है कि ज्वार के समय जो जल ऊपर उड़ता है उस जल को बांध बनाकर इकट्ठा करते हैं और फिर उस जल को एक तंग रास्ते से एक टरबाइन की सहायता से ज्वारीय ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, जब जल ऊपर उड़ता है तो उस जल को बांध बनाकर इकट्ठा किया जाता है और फिर उस जल को एक तंग रास्ते से टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। और जैसे टरबाइन पर गिरता है तो टरबाइन क्या करता है? टरबाइन एक ऐसा यंत्र है जो ज्वारीय ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में। याद रहेगा, लिख रहे हैं यहाँ पर हम। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप समुद्र का जल तरंग के रूप में ऊपर उठता है, तरंग के रूप में ऊपर उठता है, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। भाटा कहते हैं, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। अब इस प्रकार समुद्र के जल में विभिन्नता के कारण ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है।
अब इस ज्वारीय ऊर्जा जब जल ऊपर उठता है तो ज्वार के समय जल को बांध बनाकर इकट्ठा करते हैं तथा एक तंग रास्ते से टरबाइन से गुजारते हैं। अब ये टरबाइन क्या है? तो टरबाइन एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता। तो ये हम लोगों का ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। अब तो इसी ज्वारीय ऊर्जा से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत ऊर्जा। तो अभी भी बहुत सारे अलग अलग ऊर्जा के स्रोत हैं, कैसे उत्पन्न किया जा सकता है वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल बाय, जय हिंद।